आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम KVS PRT TGT PGT की श्रृंखला आपके लिए लेकर के आए हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस को डिफ़ाइन किया था और हमने आपको याद दिलाया था कि हम अपने पहले इन्वायरमेंटल साइंस के पहले सेगमेंट में किसको समझेंगे? आवास को समझेंगे। और हमने ये भी बताया था कि आवास यहाँ पर एक व्यापक अवधारणा है। इस पृथ्वी पर जो जैवीय कंपोनेंट हैं, अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए वो जिस वातावरणीय दशाओं में रहते हैं, ये उनका आवास कहलाता है और इसे जीव विज्ञान की भाषा में हम लोग हैबिटेट भी कह देते हैं। तो इस हैबिटेट या आवास का सीधा सा संबंध हमारे पारिस्थितिकी विज्ञान से है या पारिस्थितिकी तंत्र से है, इकोलॉजी से है या इकोसिस्टम से है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या होती है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। और इस आवास सेगमेंट में पारिस्थितिकी एवं उसकी परिभाषा तथा शाखाओं एवं प्रकारों के अलावा यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया है। यानी इस आवास टॉपिक को आपको समझाने के लिए कुछ सब यूनिट्स हैं, जिसमें हमने इस सिलेबस को डिफाइन किया है। जिसमें पहली सब यूनिट आपको हम क्या बताएंगे? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और दूसरा इसका सेगमेंट रहेगा पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र। और पारितंत्र के बाद हम तीसरे सेगमेंट में आपको समझाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड। और पारिस्थितिकीय पिरामिड के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जैव विविधता। यहाँ से भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैव विविधता के बाद एक अन्य यूनिट है जहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे? पर्यावरणीय मुद्दे। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि जब इस आवास सेगमेंट को डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे तो कुछ सब यूनिट्स आपके लिए तैयार किया है। इन सब यूनिट्स के अंतर्गत हम इस टॉपिक को समझेंगे, जिसमें पहली यूनिट क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। दूसरी यूनिट क्या है? पारितंत्र। और तीसरी यूनिट क्या है? पारिस्थितिकीय पिरामिड। और अगली यूनिट जैव विविधता और जैव विविधता के साथ पर्यावरणीय मुद्दे। तो आज हम अपने इस टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी या इकोसिस्टम ये क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। शब्द क्या है? इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने क्या बताया कि जो इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द क्या है? ओइकोस। क्या है? ओइकोस। दूसरा शब्द क्या है? लोगोस। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पहला शब्द मैंने क्या बताया? ओइकोस। और दूसरा शब्द क्या है? लोगोस। ओइकोस शब्द का अभिप्राय किससे है? आवास से है, जो आपके सिलेबस में लिखा है आवास। और लोगोस शब्द का अभिप्राय क्या है? अध्ययन करना। तो इस प्रकार जो इकोलॉजी है, इसको बायोलॉजी की भाषा में इकोलॉजी शब्द का अभिप्राय किससे है? कि जीव जंतुओं के आवास का अध्ययन करना। इसे ये क्या है? इसी से बना है शब्द इकोलॉजी। और एक विद्वान हैं जिनका नाम था रिटर। ये जूलॉजिस्ट हैं। क्या है? जूलॉजिस्ट। तो ये रिटर महोदय ने सबसे पहले क्या नाम दिया था?
इकोलॉजी के लिए नाम दिया था ओइकोलॉजी। क्या नाम दिया था? ओइकोलॉजी। तो ओइकोलॉजी शब्द किससे बना है? इकोलॉजी से। और ग्रीक भाषा का शब्द एक ओइकोस है, ओइकोस, और दूसरा लोगोस। ओइकोस यानी आवास, लोगोस माने अध्ययन करना। और किसका अध्ययन करना? इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु और जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके आवास का अध्ययन करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अब अगर हम इकोलॉजी को परिभाषित करने की कोशिश करें तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा क्या होती है कि देखिए, इस पृथ्वी पर जैवीय और अजैवीय यानी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। और जैविक और अजैविक घटक कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करते हैं। और इस प्रभाव के मध्य जो अंतर संबंध विकसित होते हैं, उन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। इस बात को फिर से समझ लीजिए। अगर मैं बहुत साधारण भाषा में इकोलॉजी की परिभाषा को डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगी कि इस पृथ्वी पर जैवीय और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। देखिए, इस पृथ्वी पर जैवीय घटकों की अगर बात करेंगे तो जीव जगत आता है। और जीव क्या होते हैं? जिनके अंदर जैविक क्रियाएं पाई जाती हों। और जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जो जीवन के लिए आवश्यक हों, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, ये सब क्या हैं? जैविक क्रियाएं हैं। यदि ये जैविक क्रियाएं रुक जाएं तो जीव का जो अस्तित्व है वो क्या है? समाप्त हो जाता है। तो जैविक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और जिनमें जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। और इस पृथ्वी पर जीव को दो महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जंतु जगत और दूसरा हम कह सकते हैं वनस्पति जगत। यानी जीव क्या है? जंतु जगत और वनस्पति जगत। तो जीव को दो भागों में विभाजित किए हैं, जंतु यानी एनिमल किंगडम, और दूसरा क्या है? वनस्पति। दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए, कोई भी अगर जीव है तो उसकी एक बेसिक यूनिट होती है जिससे उसकी बॉडी का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। ये कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की, चाहे वो जंतु हो और चाहे वो वनस्पति हो। इसकी एक अपनी संरचना होती है जिसमें एक महत्वपूर्ण भाग कोशिकांग होता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम भी कहा जाता है। और इसी गुणसूत्र पर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। हमने बताया कि चाहे जंतु हो की कोशिका हो, चाहे वनस्पति की कोशिका हो, कोशिका में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र पर क्या है? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी कोशिका के बाहर की ओर अगर वो जंतु कोशिका है तो क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या है कि कोशिका के जो भी कोशिकांग हैं उनको अंदर सुरक्षित रखती है। जैसे घर है तो घर की जो बाउंड्री है वो घर के अंदर सारी चीज़ों को सुरक्षित रखती है, वैसे ही हमारी कोशिका की एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री को अगर जंतु की कोशिका है तो उसे क्या कहा गया? कोशिका झिल्ली। और अगर वनस्पति जगत है तो इसी कोशिका झिल्ली के स्थान पर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। इसके अलावा जंतु और वनस्पति कोशिका में एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर होता है जिसे जानना जरूरी है कि जो जंतु की कोशिका है उसमें
क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है क्लोरोफिल। और जो वनस्पति कोशिका है इसमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा। और यह क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल उनको अब्जॉर्ब करता है और पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करके और प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो जो वनस्पति की कोशिका है या जो वनस्पतियां हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों को उत्पादक कहा गया। और चूंकि जंतु क्या हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? वनस्पति जगत पर। इसीलिए जंतु जगत को क्या कहा गया? उपभोक्ता। तो हम जब पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि जैविक और अजैविक घटक जंतु, वनस्पति या अन्य तापमान, मृदा, सनलाइट, ये सारे फैक्टर मिल करके क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इस प्रभाव के अध्ययन को, इस प्रभाव का अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। कुछ विद्वान हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें पहला नाम क्या है? रिटर। ये बहुत बार पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? रिटर महोदय ने। एक दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हीकल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हीकल, या इन्हें ई हीकल भी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जब पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को परिभाषित करते हैं तो कुछ बातें अपनी परिभाषा में बताते हैं, जिसमें से पहली बात क्या कहते हैं? जैविक घटक। इसके बाद कहते हैं कि जैविक घटक के आसपास क्या है? कार्बनिक वातावरण है। और दूसरा वातावरण कहते हैं अकार्बनिक वातावरण है। तो क्या कहते हैं कि कोई भी जीव अपने चारों तरफ दो प्रकार के वातावरण में निवास करता है, जिसमें पहला वातावरण क्या है? कार्बनिक वातावरण, और दूसरा क्या है? अकार्बनिक वातावरण। और कहते हैं कि जीव के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। क्या करना? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ये किसकी परिभाषा है? हीकल की। तो हीकल ने इकोलॉजी को परिभाषित करते हुए क्या समझाया कि कोई भी जीव है उसके चारों तरफ कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण पाया जाता है, और वह जीव किस प्रकार कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण से संबंध रखता है, इन्हीं संबंधों का पारस्परिक अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। दूसरे एक विद्वान हैं जिनका नाम था ओडम। ओडम ने अपनी परिभाषा 1963 ईस्वी में दी थी, और इकोलॉजी को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी है। प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। प्रकृति की संरचना में हम लोग किसकी बात करते हैं? पृथ्वी के धरातल पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उन्हें हम लोग चावच बोलते हैं। तो इस प्रकार ओडम कहते हैं कि प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया, जब प्रकृति की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों आ जाते हैं, और कहते हैं कि प्रकृति की संरचना
एवं प्रक्रिया अर्थात जैविक और अजैविक घटकों के जो मध्य अंतर संबंध विकसित होते हैं वही अंतर संबंध क्या कहलाते हैं? इकोलॉजी। एक भारतीय इकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर आर मिश्रा। क्या नाम है? प्रोफेसर आर मिश्रा। और आर मिश्रा पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये प्रक्रिया और कारकों के मध्य अंतर संबंध है। प्रक्रिया एवं कारकों। प्रक्रिया का आशय क्या है? जो अजैविक वातावरण है, और कारक क्या है? जो जैविक और अजैविक घटक हैं, ये किस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार आर मिश्रा इकोलॉजी को डिफाइन करते हुए क्या कहते हैं कि प्रक्रिया और कारकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? पारिस्थितिकी।